नमस्कार, जय हिंद मेरे राष्ट्रमाता साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सक्सेस की 92 में। साथियों, पूर्व की भांति आज भी आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेडागोजी से है और ये हमारा लगभग 5वां संग्रह है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे 1, 2, 3, 4 मॉक टेस्ट के रूप में गया है और ये 5वां मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। 25 टॉप लेवल के प्रश्न देखेंगे, एक-एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, यदि सक्षमता परीक्षा में चाहते हैं कि एकदम पहली बार में आसानी से सफलता मिल जाए तो सक्सेस की 92 चैनल को ज्वाइन करिए। नीचे जो नंबर चल रहा है नंबर पर संपर्क करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जानकारी प्राप्त करिए और साथ ही साथ प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाना है, प्रोसेस समझ लीजिए। प्ले स्टोर पर आपको जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सक्सेस की 92 लिखना है, सक्सेस की 92 लिखना है। सक्सेस की 92 लिखिएगा, नीचे आएगा यूज अनदर मेथड, अनदर मेथड, इस पर क्लिक करना है, अनदर मेथड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है साथियों, मोबाइल नंबर देना होता है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम लिखना होता है, नाम लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लेट गेट से स्टार्ट कर देना है। लेट क्या कर देना है, लेट गेट स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट कर देना है। जैसे स्टार्ट करिएगा नीचे में स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सारा कोर्स सक्षमता वाला दिखाई देगा, सक्षमता वाला कोर्स दिखाई देगा। इतना प्रोसेस आप कर लीजिए, उसके बाद जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करिए, आसानी से आप जो है क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। बिहार के अंदर देखिएगा तो सबसे न्यूनतम फीस में आपको एकदम बेहतरीन टीचर के द्वारा, बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा आपकी कक्षा संचालित की जा रही है। अभी 2 दिनों से कक्षा शुरू हुई है, 2 दिन मात्र हुए हैं, 2 दिनों से कक्षा आपकी शुरू हुई है एप्लीकेशन के अंदर। आज ही ज्वाइन कर ले आप लोग, जितना अच्छा मतलब जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी आपकी तैयारी आसानी से और बेहतर हो जाएगी। एकदम बेसिक से हम लोग शुरुआत किए हैं, बेसिक से आपको टॉप लेवल के चीज तक बताएंगे, एकदम ए टू जेड चीजें आपको हमारी पूरी टीम आपको बताएगी। इसमें आपको देखिए लाइव क्लास मिल रहा है, इसमें आपको पीडीएफ मिल रहा है, डेली टेस्ट आपको टेस्ट उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट हो जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, आपको जितनी बार मर्जी उतनी बार क्लास को देख सकते हैं। ये सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए साथियों, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ये प्रोसेस एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा। ए टू जेड प्रोसेस आपको धीरे धीरे आप अपने से कर सकते हैं और कर लीजिए इतना। उसके बाद सर चूंकि कॉल भर दिन इतने सारे साथी कर रहे हैं, आप कर रहे होंगे तो बिजी जा रहा होगा और बिजी जाने का वजह ही है, आप समझ रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में आप सभी साथी जो है सक्सेस की 92 पर जो विश्वास आप लोग जताए हैं, विश्वास 100% आपको जो है एकदम आपको एकदम विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था। साथियों आपको पता होगा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी निःशुल्क कहते हैं ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की जो है शुरुआत की गई थी। लेकिन इसकी अगर बात करेंगे मुफ्त और अनिवार्य भी और अनिवार्य भी, इसको कहिए तो निःशुल्क और अनिवार्य भी कहते हैं, निःशुल्क भी अनिवार्य भी कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर आपको याद होगा सर 86वां संविधान संशोधन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी सर 2002 के अंदर, 2002 के अंदर सर 2002 के अंदर, तब ये 86वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, ठीक है, इसको जोड़ा गया था और ये मूल अधिकार के रूप में इसको जोड़ दिया गया था। ये मूल अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता है बच्चों को। 6 से 14 वर्ष के बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको इसकी सिफारिश की गई थी। लेकिन ये कानून का रूप कब लिया सर, कानून का रूप कब लिया, ये 2009 के अंदर कानून का रूप लिया और ये जब देश के अंदर लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 से ये पूरी तरीके से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से ये पूरी तरीके से लागू है। अब आप लोग से एक प्रश्न हम पूछते हैं, कमेंट में आप लोग हमें जवाब दीजिएगा कि पहला कौन सा ऐसा राज्य है जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अर्थात आरटीई जो हमारा ये जो हमारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो हमारा ये है, ठीक है, इसको लागू करने का काम किया था, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा कितना, 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन कौन सा राज्य है जो इसको लागू करने का काम किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था। सर कला शिक्षा को जोड़ने का मूल उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या क्यों जरूरी है कला सर, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना,
बिल्कुल सही बात है सर। जब तक कला के माध्यम से आप देखते होइएगा कि पूर्व की जो गाथाएं रही है उसको हूबहू उतारा जाता है एक्टिंग के जरिए। नहीं, छात्रों में व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, हमें लगता है ए और बी दोनों सही है, आपको बिल्कुल दोनों के साथ जाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत को तो बचाने के लिए किया ही जाता है, उसके साथ साथ व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य, मतलब देखिए जब नाटक मंचन होता है, जब कोई कलाकार कोई गीत संगीत या कुछ भी कला का जो बातें होती है, ठीक है, कला शिक्षण, तो वहां पर क्या होता है, जब गीत ही बजता है तो थोड़ा सा एक अलग एक्साइटमेंट होता है, डांस आप देखते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है, इसलिए आपका दोनों के दोनों मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये आपका सही हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा सा। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को डैश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है, अब परीक्षा के द्वारा सही मूल्यांकन होता है और उसका अस्थायित्व होता है, तो उसमें कहता है तो उस परीक्षा को हम क्या कहते हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाना चाहिए सर, बिल्कुल याद रखिएगा, विश्वसनीयता हो जाती है। अभी देखिए परीक्षा के बाद, बीपीएससी एग्जाम के बाद शिक्षकों की हो रही है, इससे पूर्व टीट एग्जाम के द्वारा हुआ था, उस अभी फिर बीपीएससी पर आ गया। इसके बाद जो भी अन्य अधिकारी होते हैं वो एग्जाम दे करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके उनके ऊपर विश्वास होता है कि इनके अंदर वो क्वालिटी है, इनके अंदर टैलेंट है जो हमें चाहिए, नहीं जो हमें चाहिए वो टैलेंट कहाँ है, तो ये विश्वास हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे सर। आगे चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, कहता है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः घटित है। देखिए मनुष्य जीवन का आरंभ जो है, सॉरी, मनुष्य जीवन का आरंभ ये क्या है सर, दो कोष से होता है, एक कोष से, कई कोष से, जी नहीं, केवल और केवल एक कोष से मनुष्य का जीवन आरंभ होता है। जैसे आप देखते होंगे कि एक जो है अंडा से एक बच्चा तैयार होता है ना, एक अंडा से एक बच्चा तैयार होता है, तो उसी तरीके से केवल एक कोष से ही जीवन का आरंभ हो जाता है। किसका, जीवन का सर आरंभ हो जाता है, एकदम बिल्कुल। देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक बार फटाफट आप सभी साथी लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। सक्सेस की 92% आपको सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और 100% एक बार में आराम से धीरे धीरे पढ़ पढ़ करके आप जो है सफल हो सकते हैं। आइए, सहस्वावस्था की विशेषता कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन नहीं है। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरा है दूसरों पर निर्भरता, तीसरा है नैतिकता का होना और चौथा है मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए सहसवा अवस्था, बच्चा जो होता है ना छोटे अवस्था में बहुत उसका विकास तीव्र होता है, ये आपको पता है कि शारीरिक विकास तो बहुत तीव्र होता है, बिल्कुल सही बात है। अब है दूसरों पर निर्भरता, ये तो बिल्कुल बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है और मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है, जितना चीजें आप बताएंगे उसको एकदम फटाफट कैच करते रहता है। लेकिन नैतिकता का होना यही नहीं है सर, बच्चों में नैतिक गुण का विकास धीरे धीरे होता है। अगर बात करेंगे सहसवा अवस्था में, सहसवा अवस्था का काल 0 से 2 वर्ष का माना जाता है और 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो है क्या नैतिक और क्या अनैतिक चीज है ये उसको पता नहीं रहता है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सभी साथी लास्ट में कमेंट हमें जरूर बताइएगा कि हमारा इतना सही हुआ, कितना सही हुआ, ये जरूर बताइएगा सर। खुद प्रयास किया करिए सर, बहुत अच्छा रहेगा। आइए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से, पैरों के उचित उपयोग तथा डैश से है। यानी पैर का गामक विकास से क्या तात्पर्य होता है, मांसपेशियों के विकास, और मांसपेशी के विकास में क्या होता है, इसका जो है पैरों के उचित उपयोग, पैर का भी उपयोग होता है, साथ साथ मस्तिष्क और आत्मा का, अधिगम और शिक्षा का, प्रशिक्षण और अधिगम का, शक्ति और गति का। सही आंसर किसके साथ जाने चाहिए आपको सर, किसके साथ जाइएगा, तो चूंकि बात है मांसपेशियों से संबंधित, बात है गामक विकास का, इसमें शारीरिक क्षमता का ही प्रदर्शन होता है, इसलिए शक्ति और गति आपका सही हो जाएगा पैरों के अंदर। पैरों के उचित उपयोग शक्ति और गति से है, शक्ति और गति से। अब पैर का उचित उपयोग, जैसे मान लीजिए कि कोई दौड़ता है उसका उपयोग अलग है, नहीं कोई धीरे धीरे टहलता है तो उसका अलग है। तो ये क्षमता पर डिपेंड करता है कि हर एक इंसान बहुत दौड़ नहीं सकता, हर एक इंसान बहुत अलग अलग होता है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आ जाइए अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांत, विकास का सिद्धांत को अगर समझ लेते हैं, शिक्षक को किन किन चीजों में सहायता करता है। पहला देखिए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए
यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। किसके साथ जाना चाहेंगे सर? हमें लगता है कि शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। यदि आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप ट्रेंड शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तब, और एक अनट्रेंड शिक्षक के रूप में कार्य करता है तब, उन दोनों में काफी अंतर होता है। जब जो ट्रेंड लोग होते हैं वो बच्चों के बीच एक अलग व्यवहार, अलग मतलब हाव भाव पेश करते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि इसकी कमियां कहाँ है, इसके साथ जो समस्याएं कहाँ पर है, आखिर ये नहीं पढ़ता है तो क्यों नहीं पढ़ता है, आखिर इसकी समझ इतनी तीव्र है तो क्यों तीव्र है, ये सारे चीज उसके अंदर एक मतलब ट्रेंड शिक्षक के अंदर ये हो पाया जाता है। तो ये बातें हो जाती है। अधिगम शैली को प्रभावी रूप से जो है पहचानने में, आपको या संबोधित करने में ये कार्य करता है ट्रेनिंग। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी होता है, इसलिए तो वेल ट्रेंड टीचर को ही अब नहीं नियुक्त किया जाता है। देख रहे हैं ना, वेल ट्रेंड टीचर को ही नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय को जो शिक्षक होते हैं, ये शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अपने शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाना चाहिए? बात ये कह रहा है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित कर। कठोर मानदंड निर्धारित करने की बात है तो कठोर तो मानदंड कभी निर्धारित नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिए, जीवन में अंक बहुत महत्व नहीं रखता है। आज सचिन तेंदुलकर को देखिए, विराट कोहली को देखिए, रजनीकांत को देखिए, सुपरस्टार सब लोग देखिए, अरबपति खरबपति, जितना पैसा का तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर उनके अंक का कोई मायने नहीं है। नहीं है, पढ़े लिखे बहुत कम है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से जीवन शैली बदल गया, कार्य इस क्षेत्र में अपना एक जो होता है ना लक्ष्य निर्धारित करके उस क्षेत्र में बेहतर ढंग से मेहनत किया तो अंक भी आपको यहाँ जरूरी नहीं होता है। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। दंड तो बिल्कुल नहीं देना है सर, दंड नहीं देना है, तो आप समझ गए। 3 छट गया, चौथा ही होगा, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और इन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 9वां नंबर देखिए क्या कहता है। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 9वां नंबर हमारा प्रश्न कहता है सर, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। रणनीति है क्योंकि देखिए, बच्चों को ग्रुप वर्क जो दिया जाता है, इसके पीछे का मूल वजह क्या है? तो बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता नहीं। ये नहीं, समूह कार्य देने का ये मतलब नहीं है कि काम कम हो जाए। छोटे समूह में कुछ बच्चों को पर हावी होने की अनुमति, गलत बात है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। यही तो राइट आंसर होगा। अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये भी उतना ठीक नहीं है, ये सही है, लेकिन इससे बेहतर आपको ऑप्शन यहाँ पर डी कहता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर उसको सहयोग भी करते हैं। यही तो समूह कार्य का लक्ष्य भी है कि एक दूसरे को सहयोग की प्रवृत्ति उसके अंदर आना, सहयोग की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो है एक दूसरे को सहायता कर सके और एक दूसरे से भी सीख सकता है। ये मतलब होता है ना कि 4 बच्चे 5 बच्चे एक जगह है, तो सब में अलग अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग जो है लेवल होगा सबका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सर, 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 10वां नंबर कहता है, वृद्धि एक औरत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं, ठीक है, एक औसत वृद्धि वाला बच्चा, ये समझ रहे थे, औरत होगा तो वे फिट नहीं बैठ रहा था। एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है, बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है। सीधा समझिए, भाषा यानी पढ़ने में समर्थता असमर्थता की बात हो रही है, तो पढ़ने में जो अक्षमता होता है, पठन अक्षमता है, और इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। राइट आंसर इज पठन अक्षमता। पढ़ने की बात स्पष्ट है और इसको हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। देखिए, गति समन्वय अक्षमता,
डिस्प्रेक्सिया कहेंगे, गति मतलब चलना बुलना बोलना, सब सब इसके अंदर आता है। बोलना भी, बोलने में भी तो जाता है लोग ना, बोलता है नहीं। लेखन क्षमता यदि रहेगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, और गणित संबंधी रहेगा तो डिसकैलकुलिया। याद रखिए, कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर किसमें होता है, गणित में उपयोग होता है, तो डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित अक्षमता को दर्शाता है सर। आगे बढ़ जाएंगे सर, अगला प्रश्न हमारा है, शैशव काल की अवधि क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, शैशव काल की अवधि क्या होती है, शैशव काल की अवधि क्या होती है सर। अगर बात करें तो सर 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष जो होता है वो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था होता है। उसके बाद अगर बात करें से 6 वर्ष सर, तो पूर्व बाल्यावस्था माना जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो है ये माना जाता है। 6 से 10 वर्ष की अगर बात करें सर, उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है। क्या माना जाता है, उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है, ठीक है, उत्तर बाल्या। अब बात करेंगे 11 से लेकर के 19 सर, ये किशोरावस्था में चला जाता है, किशोरावस्था में चला जाता है, किशोरावस्था, ठीक है। उसके बाद चलिएगा आगे, तो अब 20 से ले लीजिए, 21 से ले लीजिए, 20 से लेकर के आप 50 वर्ष तक मान सकते हैं, क्या ये प्रौढ़ावस्था में चला जाता है, प्रौढ़ा, या 60 वर्ष तक ले लीजिए प्रौढ़ावस्था में। 60 से अधिक वाले जो चले जाते हैं, 60 से अधिक, ये वृद्धावस्था में जाता है। ये नियम भी है, 60 के बाद रिटायर करेंगे तभी आप वृद्ध होंगे, तो वृद्धावस्था में चले जाते हैं लोग, ठीक है। 60 के बाद रिटायर होंगे तो वृद्धा पेंशन मिलता है या अन्य पेंशन मिलता है, तो यहाँ से माना जाता है सर। ये याद रखिएगा, शैशवावस्था 0 से 2, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 10, 11 से 19 किशोरावस्था, 20 से 60 आपको वृद्धावस्था, और 60 से अधिक हो गया सर वृद्धावस्था। ये अवस्था है सर 0 से 2 वर्ष, ये आपका शैशव काल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास डैश की अवस्था में होता है। बात कहाँ पे चल रहा है, 2 से 7 की वर्ष, 2 से 7। सबसे पहले समझिए कि एक 0 से 2 वर्ष होता है जिसको संवेदी गामक कहा जाता है। पियाजे के अनुसार, पियाजे ने 4 अवस्था दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के कितने स्टेज दिए, 4 अवस्था दिए इन्होंने, 4 अवस्था, जिसमें 0 से 2 वर्ष को इन्होंने कहा कि संवेदी गामक अवस्था है सर। क्या है, संवेदी गामक, संवेदी गामक अवस्था इन्होंने कहा, गामक अवस्था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिया 2 से 7 वर्ष, फिर लिया 7 से 11 वर्ष, और फिर 11 से अधिक वर्ष वाले बच्चों को इन्होंने लिया, 11 से अधिक वर्ष से 7 में लिया। 2 से 7 की अगर बात करेंगे तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को लाया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को लाया, ठीक है, संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था को इन्होंने लाया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लाया। पूर्व के बाद क्या गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यह है ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको ले लिया कहां से, तो पूर्व संक्रियात्मक के बाद मूर्त आ जाता है, और मूर्त के बाद आपका क्या आ जाता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और बाद आ जाएगा आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये पियाजे के द्वारा अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास का अवस्था इन्होंने 4 बांटा है। 0 से 2 संवेदी गामक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 संक्रियात्मक, 11 से अधिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने डिवाइड किया है। तो ये पियाजे है, पियाजे साहब, इन्होंने जो है एकदम ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, और इनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आगे भी देखते चलेंगे हम लोग धीरे धीरे क्या होंगे। इसका सही आंसर पूछा जा रहा है, तो 7 वाला को आप किस में लीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ये सब तो कर ही दीजिए सर। बिल्कुल, विकास डैश से डैश की और है बढ़ता है सर, विकास जो है सर डैश से डैश की ओर बढ़ता है, साधारण से आसान की नहीं सर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। राइट है, विकास पहले सामान्य अवस्था में रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है सर, विशिष्ट अवस्था की ओर चला जाता है। सामान्य से किसकी ओर जाता है सर, विशिष्ट अवस्था की ओर जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट अवस्था हो जाएगा विकास में। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता जब वयस्क सहयोग से, वयस्क सहयोग से, वयस्क मतलब 21 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष से अधिक, वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ
प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? आपके पास देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर ये कहा गया है, सहयोग की प्रवृत्ति की बात हो रही है। देख रहे हैं, सामंजस्य कर लेना, सहयोग देना, ये पूरी तरीके से आपको प्रगति को सुगम बनाने की बात हो रही है। तो ये सहयोग से ही संभव है सर। इससे संभव है, सहयोग देना ही इसको कहा जाता है। इसको ठीक से देख लेंगे, सहयोग देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, ये भी प्याजे का अवस्था देख रहे हैं, ये नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान एस्किमा, एस्किमा मतलब होता है छवि, छवि कोई चीज का चित्र बन जाता है दिमाग में, और ये छवि जो होता है ये पियाजे के द्वारा ही एस्किमा दिया गया है। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा दिया हुआ है। और ये क्या कहते हैं, पियाजे ने कहा था कि ये आत्मसातकरण हो जाता है, अहम केंद्रित होता है, अनुकूलन नहीं होता है। ये प्याजे के द्वारा ही दिया गया है, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण मतलब समझ रहे होंगे, किसी चीजों को देखना, एक्सेप्ट कर लेना, उसी आप नहीं, आप पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए अभी जैसे पढ़ रहे हैं, इस बातों को आप एस्किमा पियाजे के द्वारा दिया गया था, ये बातें आप समझ रहे हैं, और उन्होंने कहा था आत्मसातीकरण का। तो ये बात अगर आत्मसात यदि याद हो गया, आपको ध्यान में रह गया, यही तो हो गया आत्मसात करना। राइट आंसर इज सी। अगला देखेंगे, मध्य बाल्यावस्था की बात करेंगे सर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है, डैश के बजाय क्या होता है, डैश अधिक होता है, परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक होता है। मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, कहा, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था होता है ना, एक पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के बीच की बात हो रही है। मध्य बाल्यावस्था आपका यहाँ पे आ चुका है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होता है, डैश के बजाय परिपक्व, परिपक्व के बजाय अपरिपक्व होता है, अहम केंद्रित के जगह समाजीकृत होता है, समाजीकृत और अहम केंद्रित, समाजीकृत के जगह बजाय, हाँ, समाजीकृत कम होता है, समाज की बातों पर कम ध्यान देता है, और अहम केंद्रित ज्यादा होता है। अहम केंद्रित कहिए तो आप 10-11 साल के बच्चे हैं, 8 से 10 साल के बीच का बच्चा जो होता है, खास करके आपके पास होगा, तीसरी और चौथी कक्षा में चला गया होगा, थोड़ा सा क्या होता है, सामाजिक नहीं भावना होता है, लेकिन अहम केंद्रित ये चीजें, ये आपका राइट आंसर। आइए 17 नंबर कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है? सीधी सीधी बात याद रखेंगे, बाल केंद्रित मतलब क्या है, कि बच्चों के अनुकूल शिक्षा होना चाहिए, बच्चों को केंद्र में रख करके रुचियों के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, वे गतिविधियां जिनमें केवल खेल शामिल होते हैं, बच्चों उठाना, प्रतिबंधित स्पेस में अधिगम कराना। तो बच्चों के लिए हस्तपरक मतलब स्वयं कर सके वैसा गतिविधि जिसमें बच्चे भाग ले सके। हस्तपरक शब्दों को देखिए, जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व हो सके, ये आपका हस्तपरक होता है। आगे बढ़ेंगे सर, अगले देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। 18 नंबर कहता है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक का एक ही भूमिका है, और वो भूमिका है सुगम करता। एक नहीं, कई बार हमने कहा है, शिक्षक को क्या होते हैं, करता होते हैं, सहयोग करता होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, करता होते हैं, सहयोग करता होते हैं। सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है उसकी बात हो रही है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होता है, अभिप्रेरणा में किसी चीज से प्रेरित हो जाना। आप कोई ऐसा कहानी बताइए, आप कोई किसी ऐसे इंसान के बारे में बताइए जिससे बच्चा प्रभावित हो जाए, और उससे प्रेरित होकर के उसका उसका भी रुचि जगे, रुचि जगे, और रुचि जब जगेगा तो क्या हो जाएगा, वो निश्चित रूप से उस कार्य को अपने ढंग से करने का प्रयास करेगा, है ना। आप देखिए, अब मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में बताइए, किसी आईएएस ऑफिसर की कहानी बताइए, किस तरह से आईएएस बना, किसी के स्ट्रगल की कहानी बताइए, अरे बाप, वो मेहनत करता है, जीरो तक पहुंचता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये हो जाएगा, रुचि जगेगी, उसके प्रति ललक बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो कार्य को बेहतर करेगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था है, वो किसके द्वारा? अभी जस्ट शुरू में हमने बताया था, पियाजे के द्वारा। संवेदी गामक अवस्था हमने बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा हमने बताया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये किसके द्वारा दिया गया? 4 विशिष्ट अवस्था। तो याद रखिएगा पियाजे के द्वारा दिया गया है, जिसमें 0 से 2 वर्ष, 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से अधिक वर्ष। लिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य मतलब अपने बराबरी के अपने बराबरी के बच्चों के बीच वो दोस्त बना लेता है और पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है। यह अवस्था कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा किशोरा अवस्था एक ऐसी अवस्था है, इसको तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। तूफानी अवस्था कहा जाता है। और ये अवस्था बहुत ही एकदम कहिए तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके वजह से उनका मानसिक संतुलन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। और वहां पर वो अपने अपने बराबरी के बच्चों के साथ बैठना उठना खेलना कूदना सब कुछ करता है। न बच्चे न बूढ़े के साथ वो बैठना पसंद करता है। अगला देखिए क्या कहता है? अगला कहता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। सकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति पूर्वक, तटस्थ। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। हमें लगता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या होगी? नकारात्मक तो कभी नहीं होगी। सहानुभूति तटस्थ भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। अरियल नहीं बनना चाहिए कभी भी। सहानुभूति तो होना चाहिए, लेकिन अग्रोन्मुखी अगर यहाँ पर दीजिएगा तो ज्यादा आगे के बारे में सोच करके बच्चों को तैयार करना। ये आपको अग्रोन्मुखी आगे के बारे में सोचना है, इसके अंदर क्या क्या होगा, क्या करना नहीं करना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां पर क्या कहता है? जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए खेल का मैदान, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास बेहतर नहीं होगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, राइट आंसर। विद्यालय के अंदर जाएगा ना, तभी जाकर के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जो है बेहतर ढंग से होते हैं। संज्ञान का मतलब पढ़ाई लिखाई से है, उसके अधिगम से संबंधित है, तो संज्ञानात्मक विकास विद्यालय के अंदर ही बेहतर हो सकता है। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण संकेत, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा एकदम खामोश। अब देखिए प्रश्न यदि बच्चा पूछता है तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। या अधिकतम क्या होना चाहिए इसमें, सही सही बताइए। तो हमें लगता है स्पष्ट रूप से कि विद्यार्थी का प्रश्न पूछने का मतलब ये हो जाता है कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा रुचि ले रहा है, बच्चा पूरी तरीके से तैयार है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तल्लीन है। तो ये आपको सबसे ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग आधारित हो गया। तो ये आपको जो है ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अब क्या करेगा, अभिप्रेरित करेगा और ये शिक्षण जाना जाएगा। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो परिवार करता ही करता है, विद्यालय करता ही करता है, समुदाय करता ही करता है। इनमें से का कुछ अन्य ऑप्शन होता तो हो सकता था, लेकिन सामाजिक विकास की अगर बात करेंगे, परिवार भी, विद्यालय भी, समुदाय भी, सबके सब प्रभावित करते हैं। आइए साथियों, लगता है कि आप लोगों को निश्चित रूप से कक्षा समझ में आ गया होगा। तो ये 25 के 25 प्रश्न में कितना आप लोगों को सही हुआ, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और बस पहली बार में सफलता चाहते हैं तो नीचे पर चल रहे हैं, फटाफट उठाइए नंबर, फोन करिए, मैसेज करिए, जानकारी प्राप्त करिए। ज्यादातर कोशिश करिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ऐप को पहले इंस्टॉल कर लीजिए, फिर कॉल करिए और आसानी से जो है 2 मिनट में क्लास को ज्वाइन। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अधिक शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।